बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं अली डार। आप वज़ीर आला पंजाब के मशीर हैं बराए AI और ख़ुसूसी इक़दामात। आपका एक ताल्लुक़ जो है वो एक सियासी ख़ानदान से है। किस तरह यहाँ पर पहुँचे और क्या कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब क्या करने जा रही है और ख़ास तौर पे AI के हवाले से पंजाब में क्या हो रहा है, इनकी ज़िंदगी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली डार साहब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। अच्छा ये बताएँ डार साहब के मुख्तलिफ़ तारुफ़ होते हैं ज़िंदगी में। आपको लोग कहते हैं जी ये इसाक डार साहब का बेटा है, फलां है, ये है वो। अली डार है कौन? यानी आप ख़ुद सोचते हैं जब बैठ के कि यार किस तरह से पहचाना जाऊँ मैं, मुझे लोग किस तरह से याद करें। एक बंदे का आता है ना कि यार अली डार कौन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जी कि तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। तो मेरी कोशिश और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि लोगों के अंदर मैं अपने इखलाक की वजह से जानना चाहूँ। तो कोशिश मैं पूरी करता हूँ जी कि और हमें हमारे बड़ों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग भी हमेशा ऐसी रही है। डार साहब को देख लें, बड़े मियाँ साहब को देख लें। मैंने उन बड़े मियाँ साहब का जिस तरह का माशाल्लाह इखलाक, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कोई बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो इखलाक है ना एक मिसाली है। तो हम अल्लाह के फजल से अपने बड़ों से हमें ये चीज़ें देखने को सीखने को मिली हैं। तो कोशिश यही होती है कि अपने इखलाक की वजह से जाने जाएं। ठीक है। कहाँ से आपका ताल्लुक़, कहाँ पैदाइश हुई, तालीम क्या है, कहाँ कहाँ गए, तालीम कहाँ से हासिल की, और जो ये सियासी तरबियत है अगर मैं पूछूं तो ये कहाँ से आपने ये कहाँ से हासिल की है? मैं फ़ारूक भाई A लेवल्स तक तो मैं लाहौर में ही था जी। मैं K1 में चला गया था HSN कॉलेज जी। ठीक है। उससे पहले मैं एक ऑफ माल रोड अपर माल पे एक टॉडलर्स एकेडमी होती थी जी। उस ज़माने में वो HSN के फीडर के तौर पे जानी जाती थी। तो मैं टॉडलर्स एकेडमी गया, फिर मैं HSN गया, फिर A लेवल्स के बाद मैं इंग्लैंड चला गया जी। इंग्लैंड में मैंने अब दी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर उसको बोलते हैं, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के दो हिस्से होते थे। एक वो आर्ट्स के ऊपर फोकस करता था और एक साइंसेस और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता था। तो यूमिस जो था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो जिस साल में मैं इंग्लैंड गया तो उस साल में ये कंप्यूटर साइंसेस के लिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इट वॉज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटी इन UK। तो मैंने उधर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जी। तो फिर वहीं पर रहे या वापस आ गए, क्या नहीं, फिर जी मैं 2003 में UAE मूव कर गया और UAE आते साथ फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ मैंने शुरू की और 2004 में मेरी शादी हो गई। मैं प्राइमरीली UAE के अंदर जो मैंने मेन रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम किया जी। हाँ जी, मैं आई वाज ब्लेस्ड कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे वक्त में UAE लेके गए कि अभी UAE की मार्केट जो है ना, रियल एस्टेट मार्केट, दुबई की मार्केट, इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ टेक ऑफ। तो ये सब जितना आपने अभी मॉडर्न दुबई देखा है, ये सब मेरी आंखों के सामने बना हुआ है। और मेरा इनफैक्ट जो हमने पहला टावर 2005 में लॉन्च किया, वो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टावर्स इन द जुमेरा लेक्स टावर्स कम्युनिटी दैट गॉट डिलीवर्ड। जो आपने किया था जो जी, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जी उधर। तो फिर कितने साल वहीं पे बिज़नेस किया और यही बिज़नेस की मसरूफियत रही? फिर फ़ारूक भाई मैंने 2017 तक तो मैं मुसलसल उधर था। तो आप समझ लें 2003 से 2017 14 साल तो मैं नॉन स्टॉप उधर रहा। फिर जब डार साहब उधर तशरीफ़ लेके गए 2017 के एंड में, और फिर मेरी मदर इन लॉ बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, वो भी तब आपको याद होगा ज़ेर इलाज थी। तो मैंने 2018 के शुरू में अपनी फ़ैमिली को उधर मूव किया ताकि मेरे वालिदैन अकेले ना हों और उनको यू नो देयर समबडी टू लुक आफ्टर। और मैं फिर 2018 और 2024 के दरमियान मैं फिर शटल करता था जी, क्योंकि मेरा काम जो है वो दुबई में होता था, लेकिन लंदन के भी ऐसे मामलात, वालिदैन थे, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा ज़ेर इलाज थी शुरू के 1 साल में। और उसके अलावा आपको पता है कि पिछले दौरे हुकूमत में हर तरह का विक्टिमाइजेशन हमारे साथ हो रही थी। कभी वो डार साहब का पासपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं, कभी उनकी एक्स्ट्रेडिशन की कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर पाकिस्तान में जो हमारे फलाही इदारे हैं उनके अकाउंट्स मुंजमद कर रहे हैं।
कभी हमारा जो घर है उसको पनाहगाह में बनाया। वो तो मैंने खुद देखा जी कि जब वो उसका अनाउंसमेंट हुई फिर पनाहगाह हमने जाके कवर भी किया। अच्छा जी, जो आपका अच्छा। घर था जी, जी। सरदार साहब का, जी 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 तो फिर उन्होंने पनाहगाह में उसे तब्दील कर दिया। जी वो अब वापस आ चुका है आप लोगों के पास? जी, वो वापस आ गया था जी। और लेकिन वो जब वापस आया तो वो रहने के काबिल नहीं था। तो 2024 में जब मैं वापस आया तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि उधर तो रहा ही नहीं जा सकता था। इवन मतलब डोर नॉब्स तक वो लोग उतार के ले गए हुए थे जी। वो कुछ रहा ही नहीं था। हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी बहुत ज़्यादा, कुछ भी उधर नहीं था। तो यानी ऐसा हुआ कि जब किया गया बाकायदा इसको पनाहगाह में बदला गया जी, तो आपकी जो सामान और सारी चीज़ें अंदर ही थीं और इसी तरह ही उसको उसमें बदल दिया जी। हमें तो कोई टाइम ही नहीं मिला ना रिएक्शन का। वो तो उन्होंने पहले घर आके सील किया और उसके बाद उसको पनाहगाह में कन्वर्ट कर दिया। मतलब सो मच सो कि गुलाफ काबा उधर पड़ा हुआ था जी, बड़ा खूबसूरत, और वो एक फ्रेम में बड़ा अच्छा हमने करके बड़े जिस तरह उसकी वो एक रिस्पेक्ट के साथ उसको एक बड़ी खूबसूरत तरीके से ऊंचा करके दीवार पे लगाया हुआ था जी। वो पूरा जब आप लोग 24 में वापस आए तो वहाँ पे अंदर कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था जी। वो जो चीज़ें थी वो भी ऐसी थी कि वो मतलब तो यहीं पे आपका ज़िंदगी यहीं पे गुजरी थी जी? बचपन यहीं गुजरा मैं जी, हम इस घर में 88 के आखिर में या 89 के शुरू में हम इस घर में मूव किए थे जी। ये गुलबर्ग का बड़ा प्राइम इलाका है? गुलबर्ग का बहुत प्राइम इलाका है। और इधर एक पहले फिल्म एक्ट्रेस होती थी जी, दीबा जी जी जी, तो दीबा का ये घर होता था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो उनसे हमने खरीदा। हाँ जी, इधर मोहम्मद अली साहब का भी घर बहुत करीब है। जो उस एरिया का कब्रिस्तान है वो कहलाता ही मोहम्मद अली कब्रिस्तान है जी। ये आसपास बड़े नामवर शख्सियात यहाँ पर ये लेन्स में। उससे पहले हम कैवलरी ग्राउंड में थे जी, कैंट में, लाहौर कैंट में, उधर हमारी रिहाइश थी। अच्छा, अब ये तो हो गया 2003 में आपने शादी की। ये शादी लव मैरिज 2004 में। 4 में ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये शादी कैसे हुई? ये प्योरली अरेंज मैरिज थी जी। अब डार साहब और मियाँ साहब, आपको पता है कि उनकी एक वाबस्तगी एक दूसरे के साथ, वो दैट डेट्स बैक टू देयर टाइम एट द गवर्नमेंट कॉलेज। तो डार साहब का मियाँ साहब को तब से जानते थे। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ अर्ली 90s के अंदर मियाँ साहब ने इनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चार्ज दिया और डार साहब जो है स्टेट मिनिस्टर बने। और फिर उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उससे पहले भी डार साहब चेंबर की पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हो गए, सदर रहे बिल्कुल लाहौर चेंबर के। और मियाँ साहब से लेट 80s से ही ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट मियाँ साहब डार साहब को इंगेज करते थे जी। तो एक पुरानी दोस्ती थी। तो हम तो पूरी ज़िंदगी मतलब उनको देखते आए हैं। यू नो, मैं अंकल उनको तब भी बोलता था, शादी के बाद भी मियाँ साहब को भी। हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला कि अब आपकी शादी होने वाली है? यानी बताया गया या पहले पूछा गया? या जाहिर है जी, वो पूछा। वो डार साहब एक विज़िट के ऊपर गए हुए थे सऊदीया। मैं तब अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और मैं कुछ महीनों के लिए मैं पाकिस्तान में था जी। तो उधर कहीं डार साहब की मेरी वाइफ हैं अस्मा की दादो जान जो हैं जी, अल्लाह बख्शे उनको, बहुत मेरे से वो शादी से पहले भी मुझे बहुत प्यार किया करती थी। मुझे वो बाबू कहा करती थी। और डार साहब भी जो है ना प्यार से मुझे अली बाबू बाबू कह के पुकारते हैं। तो दादो जान भी मुझे बाबू कहा करती थी। तो वो दादो जान की और डार साहब की आपस में बात हुई और फिर डार साहब ने ज़िक्र किया उसका। फिर ऑब्वियसली फैमिली के अंदर मेरी वालदा साहिबा से बात हुई और फिर हमारा अक्टूबर ऑफ 2003 में मेरी मंगनी हो गई थी जी। और 2004 मई के अंदर मेरी शादी हो गई। हाँ जी। तो उससे पहले आपने देखा हुआ था अपनी बेगम को? उससे पहले पता नहीं इत्तेफाक ऐसा था कि मैंने मरियम बाजी को बड़ी दफ़ा मुलाकात और हुसैन भाई, हसन भाई से बिल्कुल एक वो बड़े भाइयों की तरह, चूँकि वो फैमिली का मिलना जुलना तो बचपन से ही बहुत था। लेकिन मैंने अपनी जो वाइफ हैं उनको कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैंने कभी नहीं देखा हुआ था। उन्होंने भी आपको देखा होगा अगर आपने नहीं देखा? जी, ठीक है। तो वो मेरी मंगनी से एक दिन पहले जब हम जद्दा लेके गए तब मियाँ साहब सरूर पैलेस में रहते थे जी। तो वो हम खाने के ऊपर उधर सरूर पैलेस गए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मंगनी से एक दिन पहले देखा आप दोनों ने एक दूसरे? जी जी, ठीक। तो अब ये शादी जो है ये बेहतरीन गुजरी, कैसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा जी। मैं तो आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त?
मेरी उम्र थी 21 साल जी। तो बहुत यंग। जी 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 जी, बहुत बहुत बहुत। और अब बिल्कुल जो आपका सवाल देखें, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स जो अल्लाह ताला की इंसान पे होती है, वो उसको होती है कि एक अच्छा स्पाउस मिल जाए जी। मतलब एक आप देखें, एक आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जी, जी। तो आपको मतलब एक ऐसा शरीक हयात मिल जाए जिससे आपको एटलीस्ट ये ना हो कि घर से टेंशन ना हो, क्योंकि आदमी की बाहर भी जब वो निकलता है दुनिया के अंदर, कारोबारी परेशानियाँ और दूसरे इतने ज़्यादा, तो अगर आपको एक साइड आपकी घर की कवर हो जाए ना, तो 90% आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जी, तो कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं इस चीज़ में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत, जिसे कहते हैं कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ, इतनी अच्छी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बीवी मिली, और शी इज़ द बेस्ट मदर माशाल्लाह। और वो जिसे कहते हैं ना कि वो अब डार साहब की और मेरी वालदा की वो ज़्यादा सगी हो गई हुई है मेरी बनिस्बत। अच्छा, के अच्छा। हाँ जी, वो उनको बिल्कुल बेटियों वाला एक रिश्ता है, और इसी वजह से वो शादी जो है ना, दो अफराद के दरमियान ही, दो ख़ानदानों के दरमियान होती है। तो वो जिस तरीके से जेलिन हुई हमारी फैमिली में, और उनके अंदर माशाल्लाह बड़ी, उनका नेचर बहुत अच्छा है, उनके अंदर यू नो सबके लिए अपनाइयत, वो शी इज़ जस्ट अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। ये जो मुश्किलात जब आप देखते हैं, आपके वालिद साहब ने देखी, जब देखें ना घर के ऊपर ही पनाहगाह बन जाए, तो ये तो तसव्वुर नहीं करता बंदा। और फिर ये कि आपको जिला वतनी की ज़िंदगी, और ये भी, तो उस वक्त में जो आपकी बेगम है, और या आपकी सोच क्या थी, क्योंकि आप सियासत तो आपके घर में थी जी। लेकिन बहरहाल जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस को आप दूसरी तरह देख रहे होते हैं, और फिर ये मुश्किलात और ये माहौल तो नहीं होता वहाँ पे। जी जी जी। तो जब ये इस तरह की चीज़ें आती थी तो आप आपस में क्या बात करते थे या किस तरह से सोचते भाई थे? वो ना बहुत बहादुर खातून है मेरी वाइफ जो है, और ये बहादुरी जो है ना, वो उनको बेगम कलसूम नवाज साहिबा से मिली विरासत में। तो वो, मैं शायद एट टाइम्स परेशान हो जाऊँ, घबरा जाऊँ, वो नहीं घबराती। वो मतलब बड़ी मजबूत आज़ाब की वो खातून है माशाल्लाह, और वो बैकबोन है हमारी फैमिली की। तो वो बिल्कुल घबराती नहीं, ना वो काम करने से घबराती हैं। शी इज़ एन एक्सेलेंट कुक माशाल्लाह। तो उधर वो जो है ना, वो तो मतलब मुझे अगर कोई सबसे ज़्यादा खाना किसी का पसंद है तो उनके हाथों का बना हुआ। इस तरह बड़े मियाँ साहब को, उनके डर से तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं कतई उनके डर से नहीं कह रहा, ये फैक्ट है। और जिन ने उनके हाथ का खाना कभी कोई मौका मिला है खाने का, वो सब यही कहते हैं, बड़े मियाँ साहब को उनकी कुकिंग बड़ी पसंद है जी। तो वो जब करती हैं तो वो बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। आपकी फैमिली की चूँकि बात हो रही है, तो पीछे आपके बेटे की तस्वीर है, ये पिछले दिनों वायरल भी हुई, और आप उनको बड़ा प्यार कर रहे हैं। ये अल्लाह का बड़ा खुसूसी तोहफ़ा। तो बल्कि मरियम साहिबा ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी किसी गुफ्तगू में फरमाया कि मैंने कुछ कामयाब लोगों को जानती हूँ, ये वो। तो लोगों को लगा कि शायद बाद में कि शायद वो आप लोगों की तरफ इशारा था कि जिनके ऊपर अल्लाह का करम उनके खुसूसी बच्चों की वजह से है, इस तरह से कोई बात। कैसा है, यानी देखें हर शख्स चाहता है कि बिल्कुल ठीक बच्चा उसके घर पैदा हो, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ खुसूसी तोहफ़ा, क्योंकि मैं बहुत से लोगों की मिसालें जानता हूँ जी। तो कैसा है इस तरह एक बच्चा, आपका पहला बच्चा, मैं ख्याल माशाल्लाह 19 साल का है वो, इब्राहिम। तो कुछ बताना चाहिए कि जब हुआ ये कब पता चला कि इसके साथ ये मसला है, और फिर किस तरह से सारा इसको टेकअप किया? जी, हमें तकरीबन पता लगा था जब इब्राहिम 2.5 साल का था जी। ठीक है। तो हमें ये फ़ील होना शुरू हुआ कि यू नो देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम, क्योंकि वो उस तरह जब हम उसको बुलाते थे रिस्पॉन्ड नहीं करता था। लेकिन हमने फ़ौरन हमने डायग्नोसिस करवाया, उसकी थेरेपीज़ शुरू की, उसको हम जहाँ मतलब हो सका हम कंसल्टेशन के लिए लेके गए। इस के बारे में, ऑटिज़म के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया डिफरेंट पेरेंट्स से, क्योंकि हमारी भी अवेयरनेस जो है बड़ी लिमिटेड थी तब जी। तो मकसद ये था कि तब देखें, आप एक्सेप्ट तो आप फ़ौरन कर लेते हैं, और अगर आपका कोई मतलब अगर आपके 3 बच्चे हैं, उसमें से कोई थोड़ा सा कोई बीमार है या थोड़ा सा उसके एक स्पेशल कंडीशन है, तो शायद वो बाकी बच्चों से ज़्यादा ही प्यार ले जाए, कम ना लेके जाए, क्योंकि वो ज़्यादा ले जाता है। और ये इब्राहिम तो है ही जी, वो जो आप मिलेंगे ना, उसकी वो अल्लाह मियाँ की तरफ से उसको एक समझ लें कि एक अल्लाह ताला ने उसको एक ब्लेस किया हुआ एक क्वालिटी से
कि जो उसको मिलता है ना वो मतलब दे कांट हेल्प बट फॉल इन लव विद हिम। उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी मासूमियत और एक ऐसी अट्रैक्शन रखी हुई है, तो वो मतलब हमें तो हमारे तो घर की रौनक है वो जी, और वो सबकी वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। जिस तरह मरियम बाजी ने, जिस आपने इंटरव्यू का जिक्र किया, वो मरियम बाजी भी बेतहाशा उससे प्यार करती हैं, हम उसे दुआ करवाते हैं, वो बड़ी प्यारी प्यारी उसकी बातें हैं जी जो वो करता है। वो कई दफ़ा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहलवाते हैं ना उससे जी, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वो आगे वो कई दफ़ा ना वो इब्राहिम बोल देता है तो वो हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला को पता नहीं ये इसका बोलना कितना प्यारा लगता होगा जी। तो वो बड़ा ही प्यारा और बहुत वो ख़ुद प्यार लेता है, और वो कभी हमने ये नहीं फ़ील किया, ना किसी ने हमारे ख़ानदान में पूरे किसी ने ये नहीं फ़ील करता कि भाई वो अगर कभी उसकी कोई अपसेट है या ऊंचा बोल रहा है हम लोगों में हैं, तो हम इस चीज़ में शर्म बिल्कुल नहीं खाते। क्योंकि देखें ना, आपके घर में तो अहम शख्सियात आती हैं, बड़ी मुलाकात। मैं बहुत प्राउडली जी हर किसी से उसको मिलवाता हूँ, और हर किसी की उससे दोस्ती भी है, फेवरेट हो जाता है, हर किसी का वो फेवरेट हो जाता है जी। वो उसमें माशाल्लाह बिल्कुल हमने कभी मतलब अपने बाकी बच्चों में इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया। जैसे मैंने पहले कहा, ये ज़्यादा ही प्यार ले जाता है। और मेरे जो बाकी दोनों छोटे बच्चे हैं जी, मेरी जो बेटी है वो 16 इयर्स की है जी, उसके बाद मेरा सबसे छोटा बेटा है वो 11 साल का है। वो उसको मैं चूँकि ख़ुद एचिसोनियन हूँ, तो वो हर एचिसोनियन का एक वो ख्वाहिश होती है कि बच्चा भी पढ़े एचिसन में, तो उसको मैंने एचिसन में सबसे छोटे को डाला जी। वो साथ माशाल्लाह हिफ्ज़ भी कर रहा है। तो उन दोनों का भी वो बहुत मतलब जान देते हैं अपने बड़े भाई के ऊपर जी। और आप ख़ुद कितने बहन भाई हैं? हम 4 हैं जी। 4। तो ये फ़ैसला कब हुआ कि अली डार जो हैं वो सियासत की तरफ आएंगे? फ़ारूक भाई, ये ऐसा फ़ैसला तो मतलब इससे पहले कभी इस तरह बात नहीं हुई है। एक इंटरेस्ट की बात होती है जब बचपन में ना मेरे छोटे भाई हसनैन, वो होते हैं मेरे से कुछ 6 साल छोटे हैं, वो यूई होते हैं, तो उनको बड़ा शौक़ था। बल्कि वो बड़े मियाँ साहब को, जब ये 6-7 साल के थे, तो बड़े मियाँ साहब की बड़ी होती थी, इससे तब भी दोस्ती होती थी हसनैन से। तो हसनैन कहा करते थे बड़े मियाँ साहब को कि मैं ना एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और आपसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। हाँ जी, तो वो हंसा करते थे। छोटा था हसनैन, 6-7 साल का, बट ओवर टाइम फिर उसको जो है ना इतना पॉलिटिक्स का शौक़ नहीं रहा। मेरा जो है, मेरा भी बिल्कुल फोकस कारोबार की तरफ था 2017 के एंड तक। लेकिन 2018 में जब मैंने फैमिली को उधर मूव किया और फिर मैंने डार साहब के साथ मैंने रहना शुरू किया और उनको असिस्ट उधर, वैसे तो मैं एज अ सन हमेशा से उनको कर रहा हूँ, लेकिन मियाँ साहब जब तशरीफ़ ले आए उधर, तो हमने उधर एक, आपको याद होगा कि पॉलिटिकल ऑफिस बनाया था, जिसके थ्रू सारी वो जो मूवमेंट उस वक्त चल रही थी मियाँ साहब चलाते थे। तो उसमें मैंने अपनी जो अपना रोल था वो अदा किया। फिर आए दिन हमारे ऊपर कभी कोई केस होता था, कभी घर का इशू अभी डिस्कस किया, कभी हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स के अकाउंट्स को वो फ्रीज़ कर रहे हैं। तो डार साहब पे भी और मियाँ साहब पे भी पैमरा ने टीवी पे आने पे पाबंदी लगाई थी। बिल्कुल याद। तो मेरी फिर फैमिली की तरफ से ये बेड़ा मैंने उठाया कि मैं जो हूँ ना, फैमिली का मौक़िफ़ जो है अवाम तक पहुँचाऊँगा। तो मैंने उस ज़माने में इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। इमरान खान साहब ने मेरे बारे में भी कई झूठी बातें फैलाई थी, नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था, तो उसकी क्लैरिफिकेशन मैं आके टीवी पे देता था। फिर मैंने ट्विटर के ऊपर आई थिंक 2017 में ही अपने आप को फाल किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फिर वो 3-4 साल जो है ना, मैंने ट्विटर के ऊपर काफ़ी मैं अपना नहीं, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि डार साहब ने या मियाँ साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया, या आपने देखा कि यार ये मुश्किल वक्त है, आप आगे हो गए, तो वो इंटरेस्ट हो गया? या वो फिर देखें, जब आप उधर एक ऐसे माहौल में आप उधर थे कि मतलब हम मियाँ साहब की स्पीच किस तरह चलवानी है इधर, हम जो पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जाए, सियासतदान जाए, वो उधर दफ्तर में आता था, घर पे भी डार साहब से मिलने आता था, उनसे एक मुलाकात, दोस्तियाँ मेरी हो गई विद ऑल दीज पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट। तो एक नेचुरली आई थिंक कि वो इंटरेस्ट जो है ना डेवलप होना शुरू हो गया था। तो लेकिन ये तो कांटों की सेज है, यहाँ पर सिर्फ फूल नहीं रहते। आज आप शानदार ऑफिस में मौजूद हैं, तो आपने ये भी तो सोचा होगा कि जो आप कारोबार करें वहाँ पर तो आप पैसे कमाते हैं, एक लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। यहाँ पर तो इस ऑफिस के बाद आगे की मुश्किलात भी हैं,
इसके बाद क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता, जी। तो ये ज़हन में आता है। वो देखिए फ़ारूक भाई, वो हमने पहले भी हमने ये पहली जिलावतनी तो नहीं थी ना जी, उससे पहले भी 2 जिलावतनियाँ काटी हैं। उससे पहले मतलब मुशर्रफ दौर के अंदर मैं 6 महीने अपने स्कूल नहीं जा सका था जी। हम जब बाहर जाते थे हमारे बैग्स को सर्च किया जाता था। डार साहब जो हैं वो अटक फोर्ट में 6x6 के सेल में डार साहब को रखा हुआ था। कभी चंबा हाउस रखते थे, कभी कहीं पे रखते थे। तो ये चीज़ें हम बचपन से देखते हैं। क्या उम्र होगी आपकी इस वक्त? मेरी तब उम्र होगी जी 10-11 सॉरी 17 साल। तो उस वक्त आप इसको सारे मामले को समझ तो रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है? जी 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 जी। तो ऑब्वियसली इवन उससे पहले भी जी, मतलब 10 साल के बाद बच्चे, आप मेरे ख्याल है कि बड़ा एक पुख्ता जहन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाता है। तो हमने वो उससे पहले का दौर भी देखा है। मतलब अल्लाह बख्शे जो बेनज़ीर मरहूम साहिबा के दौर में भी डार साहब ने कुछ वक्त, शहबाज साहब और डार साहब याद है आपको, इंग्लैंड में होते थे। मुश्किलात जो हैं आप कह रहे हैं कि ये तो हमें अंदाज़ा बखूबी है कि भाई ये क्या होती हैं। और हम अगर मैं इस रोल में ना भी हूँ जी, तो मैं डार साहब की तरफ से भी और बड़े मियाँ साहब की तरफ से भी, हम फैमिलीज इतनी घुसी हुई हैं सियासत के अंदर कि वो फिर वो इस चीज़ की, खान साहब ने भी तो तफरीक नहीं की थी हमारे बारे में कितनी। जब मैं बिजनेस में था तब ये शिकायत करते थे कि भाई इनका कोई पाकिस्तान में कुछ नहीं, इनका सारा कारोबार बाहर है। अब ये शिकायत करते हैं कि ये सियासत में आ गए हैं। तो ये तो आप किसी को खुश नहीं, एज लॉन्ग एज यू फील कि यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, तो आई थिंक कि इसके अंदर कोई मज़ाइका नहीं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जिम्मेदारी कैसे मिली, यहाँ तक पहुँचे कैसे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। मुझे पता ये चला कि आप एक्टिव काफ़ी थे लेकिन सामने नहीं आ रहे थे, मंज़िल आम पे नहीं आ रहे थे। इसी तरह। तो फिर मंज़िल आम पर आप कैसे आए, या इस आप जो आज जिस ओहदे पे बैठे हैं जी, कैसे, यानी क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर ने कहा, किसी और ने कहा, किस तरह से आप आए इस तरफ? जब देखिए मरियम बाजी का ना, मेरे इवन जैसे मैंने कहा शादी से पहले का भी बिल्कुल एक जिस तरह बहन भाइयों का रिश्ता है ना, वो था। शादी के बाद तो फिर वो और पुख्ता हो गया वो रिश्ता। और जिस दिन उन्होंने ओथ लिया उस दिन, बल्कि हमने जब मुबारक के लिए उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अली अब जितनी जल्दी हो सके ना अपनी चीज़ें तुम रैप अप करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इधर और तुम मेरा आके हाथ बटाओ। तो मैंने ऑब्वियसली ये नहीं सोचा था कि अगले 2 सालों में ये रोल मैं ले लूँगा। तो बट इवेंचुअली आई थिंक एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे था कि इवेंचुअली कभी ना कभी ये कहा भी गया है। तो मैं फिर 2024 में सितंबर में इधर आ गया और मैंने उधर भी मतलब मुल्क के मुफाद में जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं करता रहा पिछले 1.5 साल में, और अभी बड़ी कुछ अहम मुलाकातें बड़ी जो मुल्क के लिए या मुल्क की मईशत के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर, लेकिन मैं बैकग्राउंड में रहता था। अभी इस साल के शुरू में एक डेलीगेशन जिनके मैं जो आए थे इधर, डेलीगेशन को जो लीड कर रही थी, उनके मैं वालिद को बहुत पुराना रियल एस्टेट के दिनों में दुबई से जानता था। तो वो आई, उन्होंने पहले इनिशियल उनका आइडिया था वो सिर्फ इस्लामाबाद जा रही थी, तो मैंने उनको लाहौर भी उनके प्लान के अंदर इंक्लूड करवाया, मैडम से उनको मिलवाया, उनको वी शोड हर अराउंड के इधर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं पब्लिकली सामने आए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट ट्रिप वेंट क्वाइट वेल। और उसके बाद शायद बड़ों के दिमाग में ये सोच आई कि क्यों ना, और फिर मतलब ऐसे और काफ़ी, क्योंकि मैंने 22-23 साल मैंने उधर काम किया है जी, तो काफ़ी ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़े हाई लेवल कॉन्टेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा हो सकता है। प्लस जो AI वाली मेरा शोबा है, मेरा जो प्रोफेशनल मेरा डिग्री है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है जी। तो टेक हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी, और आई थिंक कि AI एक ऐसी चीज़ है जो अभी आने वाले दौर में हर इंडस्ट्री को डिस्ट्रक्ट करने वाली है। नहीं, लेकिन AI अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी भी सूबाई हुकूमत में, फेडरल में भी AI को लेके अभी कोई भी शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है, बल्कि ये शोबा ही इस तरह से जी। तो अब आप वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र हैं और इसके ऊपर हैं, तो क्या AI आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर डाल सकता है? बहुत असर डाल सकती है फ़ारूक भाई। इतना
हर चीज़ के अंदर AI की इंक्लूजन आने वाले वक्त में होगी, और जितनी जल्दी जो है हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें उतना बेहतर है। हमने अर्ली 90s में जब इंटरनेट बूम आया था, उस बूम को हमने मिस किया, और हमारी तरह और भी कई ममालिक ने उसको मिस किया। लोग तब कहते थे कि नहीं ये तो ऐसे ही, ये तो एक बबल है, ये बर्स्ट कर जाएगा। ये आज आप इंटरनेट के बगैर अपनी एग्जिस्टेंस का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह AI जो है ना, वो इस तरह इस वक्त हम ऐसे एक क्रॉस रोड्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ये एक ऐसी डिफाइनिंग मोमेंट है कि अगर इफ़ वी डू दिस राइट तो हमारी आने वाली नस्लें जो है ना, उनका मुस्तकबिल जो है वो बदल जाएगा इंशाल्लाह। और हम इसी विज़न के साथ, मैडम चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का यही विज़न है, क्योंकि उनकी हर चीज़ के सेंटर स्टेज के ऊपर जो है ना, वो ईज़ ऑफ बिज़नेस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को किस तरह मज़ीद एफिशिएंट बनाना है, बेहतर बनाना है, वो होता है। और AI के ज़रिए आप ये चीज़ इतनी ज़्यादा इस मिशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिसको आपको अंदाज़ा नहीं है। तो AI एक आम तासुर तो ये है, जो जॉब कर रहे हैं लोग, वो ये समझते हैं कि शायद AI उनको रिप्लेस कर देगा या जॉब्स ख़त्म कर देगा। ये किस हद तक तासुर ठीक है? नहीं, ये तासुर बिल्कुल ठीक नहीं है जी। AI जो है वो आपको ये ज़रूरत है कि अभी जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके स्किल सेट को AI के ज़रिए इम्प्रूव किया जाए। जिस तरह जब कंप्यूटर आया था, टाइपराइटर पे जो लोग रुक गए थे उनकी जॉब्स मुतासिर हुई थी, लेकिन जिन्होंने अपना स्किल सेट टाइपराइटर से कंप्यूटर के ऊपर मूव कर लिया था, उनकी बेहतर हो गई थी। तो AI इज़ एग्जैक्टली दैट। आपकी जॉब ख़त्म करने नहीं आ रहा, आपको बेहतर असिस्ट करने आ रहा है, आपको बेहतर करने आ रहा है। मतलब हम जिस तरह मैं अक्सर अभी रीसेंट इंटरव्यूज़ में मैं कहता हूँ कि हमने ना एक अपने जो AI विजन 2029 देने जा रहे हैं, उसके अंदर हमने एक अपना मिशन रखा है कि हमने अपने फ्रीलांसर्स का स्किल सेट अपग्रेड करना है। अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट है, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो छोटी जॉब्स करता है, फ्यू $100 अ मंथ कमाता है उन जॉब से। तो आप थोड़ा सा उनको AI के ऊपर एजुकेट करें और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर एजुकेट करें, तो ये कपल ऑफ $100 जो है ना, वो मतलब $5-10-15,000 बन जाएंगे पोटेंशली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा। आप क्या करने जा रहे हैं? मशीर वज़ीर आला पंजाब बराए खुसूसी इक़दामात भी हैं और AI भी जी, क्या नया करने जा रहे हैं? पंजाब क्या कोई लीड ले रहा है AI के वाले से? क्या करने जा रहे हैं? देखें, जहाँ तक सवाल है AI का, AI में तो बिल्कुल इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एम्बार्क कर चुके हैं। वज़ीर आला का बहुत जो एग्रेसिव एक विज़न है और एक रोड मैप है, जो उनका हदफ है कि 2029 तक पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे ख़ित्ते का, पूरे साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा AI एनेबल्ड सूबा बनाना। ठीक है। और हम जितना पिछले 3 महीने में जितना कुछ हमने किया है, वो सारा उस विज़न के हसूल के लिए हम कर रहे हैं। हम दुनिया का पहला AI एनेबल्ड डिलीवरी यूनिट बना रहे हैं। उसके अंदर अभी मैं चूँकि थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, लेकिन बहुत दुनिया के बड़े बड़े इदारे ऑलरेडी हमसे कमिट कर चुके हैं कि वो हमारे साथ काम करेंगे। और इसका इम्पैक्ट जो है ना, वो हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, काउंटर टेररिज्म से लेके, गवर्नेंस, हर चीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले वक्त में नज़र आएगा। आपको प्रैक्टिकली, आपको डेली लाइफ के अंदर नज़र आएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। मतलब छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो कि आपने शायद AI की ऐसी यूटिलिटी का कभी तसव्वुर ही नहीं किया होगा, कि हमारी ये जो गैस की पाइपलाइंस होती हैं जी, अब गैस की पाइपलाइन के अंदर अगर कोई लीकेज आ जाए, पाइप बर्स्ट कर जाए, तो आपको पता है ये चंद दिनों के लिए सप्लाई डिस्टरप्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इधर हार्डवेयर लगाया हुआ है जिसके अंदर AI अनेबल्ड सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि गैस के प्रेशर को और उसकी मूवमेंट को हिस्टोरिक डेटा के साथ कंपेयर करते रहते हैं हर वक्त ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। वो आपकी गैस की पाइपलाइन के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, वो थोड़ा सा भी प्रेशर के अंदर
वेरिएशन जब मॉनिटर करेंगे ना, वो आपको एक अलर्ट जारी कर देंगे। वो आपको बता देंगे कि आज से 7 दिन बाद पोटेंशियली इस जगह के ऊपर लीकेज आने वाली है। तो आप प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले सकते हैं। आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपकी सेफ्टी बेहतर होगी। तो स्काई इज़ द लिमिट। ये बताएं कि क्या आप सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो देखते हैं जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस ऑफिस में हम देखते हैं कि सियासी मुलाकातें भी MPAs MNS, फिर हम देखते हैं कि बड़े बड़े सफारती डेलीगेशंस भी आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के। तो सियासी मुलाकातों से तो देखें ना, फिर तजियाकार और कहने वाले तो कहते हैं कि आपको कोई अहम ज़िम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ ऐसा आपके कुछ सियासी अज़ाइम है? देखिए वो सियासी मुलाकातें तो अब मैं मतलब ये अगर इंसान समझे कि मैं इस रोल में आके मैं पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं लूँगा, और वो मुलाकातें ज़्यादातर वो लोगों की, कई लोग मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, कई लोग, चूँकि लोगों को अब देखें ये एक रियलिटी है कि मैं मतलब जिस ख़ानदान का अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया, मैं हिस्सा हूँ, मैं इसहाक डार साहब का बेटा हूँ, मैं मियां नवाज शरीफ साहब का दामाद हूँ, मरियम बाजी का मैं बहनोई हूँ। तो वो लोग वो भी देखते हैं कि एक रेलेवेंस है। तो वो ख़ानदान का फ़र्द है, शौक से मिलने के लिए आते हैं। तो अगर कोई आपके दफ्तर में मिलने के लिए आए तो आपका फ़र्ज़ है कि मेहमान नवाज हो, आप उनसे मिले। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। मेरे ख्याल है कि अब अगर आप सियासत कर रहे हैं तो आप लोगों से मुलाकातें तो होंगी, सियासतदानों से मुलाकात, ये सब कॉलीग्स हैं, इसमें कई कैबिनेट मेंबर्स हैं। एज एन एडवाइज़र मैं असम्बली के अंदर भी बैठने का मेरा एक इस्तेकाक है, तो मैं उधर भी बैठता हूँ। तो ये पार्लियामेंट के अंदर कॉलीग्स हैं, तो ये अपने कॉलीग्स में या अपनी पार्टी के टिकट होल्डर्स या ऑफिस बेयरर्स से मिलने में मेरे ख्याल है कि किसी को कोई अलार्म होने की तो ज़रूरत नहीं है। एक आम तासुर ये है कि नून लीग में ग्रुप बंदी है। शेख रशीद साहब बड़ा कहा करते थे शीन नून और इस तरह से ये वो, और फिर एक ये भी है कि जब आप आए हैं शायद हमजा शहबाज के मुकाबले में कोई ख़ानदान से फ़र्द आया है, लेकिन आप पिछले दिनों उनको जाके मिले भी, फूल भी लेके गए। तो असल रियलिटी क्या है? क्या आप भी ये बातें सुनते हैं? फ़ारूक भाई, वो हमजा भाई मेरे बड़े भाई हैं जी। मतलब वो मेरे से, उनकी उम्र में मेरे ख्याल है 8-9 साल का फ़र्क है, और उनका जो सियासी सफ़र है वो मेरे से बहुत ज़्यादा तवील है। और हम तो उनको अभी हम उनको सियासत करते हुए देखते हुए बड़े हुए हैं हम। तो वो तो मेरे बिल्कुल, और ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, वो बिल्कुल एक बड़े भाई की जगह पे हैं। और किसने फिर शीन में से नून निकली, मुझे बताएं। शहबाज साहब का आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो अल्लाह बख्शे मियाँ शरीफ साहब के जाने के बाद, मरहूम के जाने के बाद, वो इस तरह बड़े मियाँ साहब की इज़्ज़त करते हैं जिस तरह एक बाप की कोई बेटा जो है ना इज़्ज़त करता है। एंड शहबाज साहब इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और वो एक इंतहाई ताबेदार छोटे भाई हैं। तो जिस तरह उधर जो है कोई अल्लाह के फजल से लोग तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन वो किसने कोई ख़ानदान के अंदर कोई तफरीक। तो आप कह रहे हैं कि ख़ानदान में बहुत यूनिटी है, ऐसी कोई बात नहीं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम ईद पे भी सब इकट्ठे थे, और ख़ानदान में कोई ऐसी बात नहीं है। ख़ानदान में मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला अटल होता है, यानी उनका ही? जी, शहबाज साहब की ये क्वालिटी है जी कि अगर बड़े मियाँ साहब को कुछ कह दें इवेंचुअली, मतलब वो ज़रूर, अगर वो समझेंगे कि एक फ़ैसला जो जिस तरह उनकी समझ के मुताबिक ये फ़ैसला होना चाहिए, उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। और कई जगहों पे मियाँ साहब को कायल कर भी लेंगे। लेकिन अगर मियाँ साहब कहीं पे फ़ाइनल वर्ड दें कि भाई नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो वो माशाल्लाह वो उसको बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं जी, मियाँ साहब की। जहाँ पर आपको ये एज हासिल है कि आपको तारुफ के मोहताज नहीं है आप, वहाँ पर तनकीद भी तो होती है। लोग कहते हैं जी मियाँ नवाज शरीफ का दामाद, मरीम नवाज का बहनोई और इसहाक डार का बेटा वज़ीर आला पंजाब का मशीर बना दिया गया। तो इस तनकीद को, इसको किस तरह से देखते हैं और फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे? फ़ारूक भाई, मैंने जिस तरह आपने खुद ही कहा कि आपके भी इल्म में आया कि मैं बैकग्राउंड में काफ़ी देर से कई काम कर रहा था, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसके लोगों को पता है, रेलेवेंट है उसके निकले जी। तो अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी क्या अहलियत है, या मैं क्या आगे, तो उसके अंदर तासीर डालने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है।
तो आई थिंक ये टाइम बताएगा कि ये फ़ैसला कैसा था। और मैं अपनी तरफ से आई एम गिविंग इट माई बेस्ट। आई थिंक कि हमने बैकग्राउंड में रहते हुए भी हमने अभी 3 जिला वतनियाँ तो मैंने आपको गिनवा दी हैं। तो हम ने इस प्रोसेस में ये नहीं है कि इस कोई कुर्बानी नहीं दी या हमने कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया टुवर्ड्स द सिस्टम। तो हमारी मेरी अब माशाल्लाह 44 इयर्स मेरी एज है जी। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि एक काफ़ी लंबी एक्सटेंसिव एक एक्सरसाइज करके इस पॉइंट ऐसा नहीं है कि ख़ानदान का कोई भी फ़र्द हो तो उसे कह दिया जाता है कि चलो भाई आप इसको बना देते हैं। नहीं ऐसा नहीं मतलब एक आम तस्वीर ये है कि भाई तो अगर आप शरीफ फैमिली के कोई फ़र्द हैं तो भाई ठीक है। अब आप नहीं ऐसे नहीं है जी। अब मैडम मरियम नवाज शरीफ की एग्जांपल ले नहीं, उन्होंने जेल भी देखी, उन्होंने और उन्होंने अब देखें उन्होंने किस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है। हालांकि वो फर्स्ट टाइम बड़ी जिम्मेदारी पे इस तरह आई है। फर्स्ट टाइम ऐसी जिम्मेदारी, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ वो जिम्मेदारी को अभी पंजाब जो है वो डिलीवरी की, वो ट्रांसपेरेंसी की, वो क्रेडिबिलिटी की मिसाल बन चुका है पूरी दुनिया में। अभी हम अज़रबैजान में थे तो जिस तरह मतलब एक हेड्स ऑफ स्टेट को वो लोग प्रोटोकॉल देते हैं, मैडम जो हैं वो पूरे मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्पॉटलाइट में कोई भी उधर सुदूर भी आए हुए थे, उधर वज़ीर आज़म चंद थे, नायब वज़ीर आज़म थे, उधर एक इवन किंग भी था। लेकिन आप वो ग्रुप फ़ोटो देखें, बिल्कुल सदर साहब ने मैडम को अपने साथ खड़ा किया हुआ है। तो दैट गोज़ टू शो कि कितनी रिकग्निशन है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसहाक डार साहब ने वज़ीर ख़ारजा के तौर पे अपने आप को कैसे मनवाया, इस्लामाबाद टॉक्स, ये सब कुछ क्या हुआ, ये जो इसके पीछे कहानी है वो इनके ज़ुबानी जानते हैं। वेलकम बैक। इसहाक डार साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि भी इनका बहुत ही कोई मामूली कारोबार था। किसी ने ये भी कहा कि साइकिलों की दुकान थी। एक कहाँ से शुरू हुए, लाहौर के चैम्बर के सदर भी रहे, फिर वज़ीर ख़जाना और बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ, फिर नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो वज़ीर ख़ारजा भी हैं। और उनकी ये भी मानना पड़ेगा कि वज़ीर ख़ारजा होते हुए उनकी अब इस वक्त पाकिस्तान सफारती लिहाज से तो बहुत बुलंदियों को छू रहा है। आगाज़ कहाँ से हुआ था, क्या ये बातें दुरुस्त हैं? फ़ारूक भाई, जिस ज़माने में उनके वालिद साहब की वो साइकिलों की डीलरशिप होती थी ना, वो ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने की वो साइकिलें जो हैं वो आज की मर्सिडीज़ हुआ करती थी। जिस तरह आज दीवान वाले हैं या उनकी एक गाड़ियों की डीलरशिप है, तो ये उस तरह था। वो दौर भी तो देखे ना वो कौन सा था। और डार साहब का सियासत में आने से पहले लेट 80s में भी मुझे याद है जब मर्सिडीज़ गाड़ी जो है बड़ी नायाब हुआ करती थी पाकिस्तान में। बिल्कुल, डार साहब के पास तब मर्सिडीज़ थी। अच्छा, वो तो चंद अफराद के पास होगी फिर लाहौर में, चंद अफराद, बिल्कुल चंद अफराद के पास। लेट 80s के अंदर डार साहब ने अपना मुदारबा जो है वो फ्लोट किया जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे वो फ्लोट हुआ मार्केट के अंदर। और उससे पहले भी डार साहब ने डार साहब अपनी स्टूडेंटशिप से जैसे ही फारिग हुए थे तो एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल फर्म यूके की वो डायरेक्टर बन गए थे जी। उस उम्र के अंदर ये जो डायरेक्टरशिप है ना वो कंपनी के लेटर हेड के ऊपर नाम आया करता था। तो ये बड़े एजाज़ की और ऑनर की बात होती थी। और आप कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक पाकिस्तानी या एक साउथ एशियन बंदा जो है ना उधर की, तब वो बड़ी। तो इसका मतलब है कि खुशहाली जो थी वो सियासत में आने से बहुत पहले की थी। और डार साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनके बिज़नेस से पहले जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ रही वो भी बहुत मतलब टॉप नॉच थी। उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगहों पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। क्योंकि जिस ज़माने में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बड़े कम होते थे और बड़े रिकॉर्ड टाइम के अंदर उन्होंने की। फिर उसके बाद लिबिया के अंदर जो इंग्लिश सेक्टर का ऑडिट डिपार्टमेंट है वो उन्होंने सेटअप किया। उधर उन्होंने उस ज़माने में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनको सेविंग करवा के दी। तो डार साहब का एक माशाल्लाह बड़ा एक वसी, फिर इधर आके लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, देन इवेंचुअली प्रेसिडेंट बनना। तो डार साहब का अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ा एक्सटेंसिव उनका एक प्रोफेशनल करियर है और उनकी एक वो लेगेसी है बहुत पुरानी। ये तो एक
प्रोपेगेंडा के तौर पे तो यूज़ किया जा सकता है जो वो बातें करते हैं। वो भी आप कह रहे हैं डीलरशिप थी और वो बहुत बड़ी चीज़ थी उस वक्त। उसके अलावा वो मेरे दादा जो हैं वो उनकी मतलब ओनरशिप्स थी डिफरेंट, वो लैंडलॉर्ड भी थे जी। तो वो बड़ी अफ्लुएंट फैमिली थी, ऐसा नहीं था कि जिस तरह ये लोग ये बातें करते हैं। और अगर देखें, अगर कोई फ़र्ज़ करें होता कोई, अगर किसी कोई काम करता है, मैं कहता हूँ कि कोई ड्राइवर भी होता, कोई ड्राइवर भी है, इस पे बुरी बात नहीं है, तो फ़ख्र की बात है। अगर तरक्की करके अपनी मेहनत से, अपनी एजुकेशन से अगर वो पहुंच गया है, बिलियनियर बन गया है, मतलब आप इलॉन मस्क को दें, वो ज़िंदगी में कितनी दफ़ा वो बैंक्रप्सी के दहाने पे पहुंचा जी। उसके पास वो कहता है कि मैंने अपना लास्ट कोई अपार्टमेंट बेच के, अपनी कंपनी मेरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, मैंने उसकी तनख्वाहें दी। तो ये तो अच्छी बात है, अगर कोई तो अच्छी बात होती है। आपको पाकिस्तानी अवाम तो इसका, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत पर बड़े मसाइल हमेशा रहे हैं और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो तनकीद बहुत ज़्यादा होती थी। ये पहली दफ़ा है कि वज़ीर ख़ारजा हैं और हालात भी बदले हुए हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। यानी मेरे जैसा बंदा भी शायद वज़ीर ख़जाना के तौर पे उन्हें पसंद ना करे, लेकिन वज़ीर ख़ारजा के तौर पे तो उनकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त है। आपके लिए वो वज़ीर ख़जाना बेहतर थे या वज़ीर ख़ारजा, कौन सा आपको अच्छा लगा उनका? देखिए फ़ारूक भाई, एज ए वज़ीर ख़जाना भी डार साहब की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। अगर आप 2013 से जो लास्ट उनका एज फाइनेंस मिनिस्टर, जो मेजर बिफोर द पीडीएम गवर्नमेंट का भी एक छोटा सा स्टिंट था, लेकिन जो 2013 से 17 वाला दौर था, जब मुकम्मल गवर्नमेंट थी नून की, मियां नवाज शरीफ साहब के नीचे वो वज़ीर ख़जाना थे, उसके वक्त उस टाइम पे जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस किया, उसकी जीडीपी का आपका ग्रोथ रेट जो है वो डबल हुआ। आपके कोई भी आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लें, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो एक एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट है, 4 दिहाइयाँ के लोएस्ट तरीन पॉइंट के ऊपर थे। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पीक पे था। आपकी जो स्टॉक मार्केट थी वो दुनिया की 5th बेस्ट परफॉर्मिंग, एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट। आप बाहर अपना पेपर फ्लोट करने के लिए जाते थे तो 14 टाइम्स वो ओवर सब्सक्राइब होता था। आपकी जितनी FATF में पहले उन्होंने ब्लैक से ग्रे हुए, हम फिर ग्रे से हम वाइट हुए, तो ये सारा कुछ उनके दौर के अंदर हुआ। अगर आप कहते हैं कंटिन्यूटी होती तो पाकिस्तान बहुत आगे होता। तो आप देख लेना कि उस टाइम के ऊपर जब रुपया 104 के ऊपर था अगेंस्ट द डॉलर, उस टाइम के ऊपर अगर आप बाहर, आप मिडल ईस्ट के अंदर हैं और आप 1 रियाल भेजते हैं वापस, तो आपको मिलते थे शायद 16-17 रुपये मिलते थे। और लेकिन उसके बावजूद जो इधर लोग थे, जो एक्सपैट्रिएट्स वापस अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते थे, उनका बड़ा खुला उसके अंदर होता था, ख़र्चा करते थे और वो इजीली कर लेते थे। तो अब जो है वो अब चाहे डॉलर के अगेंस्ट 280 के ऊपर चला गया है, तो वही अगर 1 रियाल जो है वो 80 रुपये का हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उनका ख़र्चा पूरा नहीं होता। ये बताएं कि अभी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स की मेज़बानी की, उस दौरान में हमने देखा कि एक मोमेंट ऐसा है कि इसहाक डार साहब लड़खड़ा के गिर पड़े और फिर हमने देखा कि वो फौरी तौर पे चाइना भी गए, वहाँ मुलाकातें भी की। तो वो उस वक्त क्या माहौल था एग्जैक्टली, मैं जानना चाह रहा हूँ। उस वक्त आपने लिखा भी था सोशल मीडिया पे, जब वो गिरे तो डेफिनेटली उनको मसला हुआ, उसके बावजूद वो चाइना गए और आपने बताया था कि शायद वो सो भी नहीं सके, आराम भी नहीं कर सके। हुआ क्या था उन दिनों में? जी, उन दिनों में बेसिकली वो जब 3 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, और उस दिन वो सारी हमारी क्वाड मीटिंग्स होनी थी इस्लामाबाद के अंदर, और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, जब वो फ़ॉरेन ऑफिस आए तो डार साहब उन्होंने गालिबन नीचे फ़र्श जो था ना वो ओवर पॉलिश कर दिया था, तो उसके ऊपर डार साहब स्लिप हुए थे। तो वो डार साहब ने ऑब्वियसली मेहमान उधर आपके साथ खड़ा हुआ है, तो डार साहब बहुत ज़ोर का गिरे, वो आपने विजुअल्स देखे, लेकिन डार साहब ने एकदम से अपने आप को उठाया, संभाला, एक बहुत ग्रेसफुली उस पूरे इवेंट को कंडक्ट किया, और उसके बाद डार साहब ऊपर अपने दफ्तर में पहुंच गए। मुझे जैसे ही पता लगा विदिन अ फ्यू मिनट्स, तो मैं रश किया फ़ॉरेन ऑफिस, और मैं ऊपर कमरे में गया तो वो अपने एक बाजू को इस तरह प्रेस करके ना वो काम कर रहे थे।
तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मैंने आपके अभी विजुअल्स देखे हैं और आप बड़ी बुरी तरह गिरे हैं, तो हमें फौरी हॉस्पिटल जाना चाहिए और जाके स्कैन करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई खुदा न खास्ता कोई कंकशन, कोई फ्रैक्चर, ऐसा मामला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी अगले 7-8 घंटे तो आप बिल्कुल मेरे से इस बारे में बात भी ना करें, क्योंकि इतने ये वज़राए ख़ारजा आए हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट अगले ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उम्मत के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए इस वक्त जो है ना ये बड़े अगले घंटे जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जब चले जाएंगे उसके बाद जाके मैं चलूँगा तुम्हारे साथ और जाके जो है ना हम टेस्ट करवाएंगे। तो फिर रात को कोई 9:30 बजे जाके हम रफली, जब वो लोग चले गए, डॉक्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट जो देनी थी वो रिकॉर्ड करवा ली, उसके बाद फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, एक्सरे करवाए और पता लगा कि एक हेडलाइन फ्रैक्चर है। बट वो फिर उन्होंने एक ही दिन बाद उन्होंने चाइना जाना था, तो उधर भी वो स्लिंग बांध के कपड़ों के नीचे चाइना भी गए। वहाँ में बल्कि हमने देखा शायद उनके जो हम मनसब थे उन्होंने शायद उन्हें कुछ कहा, उस पर यहाँ पे वीडियोस बनी कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो क्या हुआ था मुकाबला? वो ये था जी कि डॉक्टर साहब का इरादा था कि डॉक्टर साहब मतलब दोपहर को हम पहुँचे हैं 3-1 बजे चाइना लैंड किए हैं, तो डॉक्टर साहब का इरादा था कि वो मीटिंग करेंगे और फिर मीटिंग के बाद ना रात को दोबारा वापस निकल आएंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी बहुत बिज़ी एक वो टाइम चल रहा था। तो डॉक्टर साहब का उधर रात रहने का इरादा नहीं था। तो जब उधर के फॉरेन मिनिस्टर को ये पता लगा तो वो उस बात पे नाराज़ हो रहे थे उनसे। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सेहत देखें और आपने रात को नहीं जाना। तो वो उनको कन्विंस कर रहा था कि आप रात इधर रुकें, और मैंने एक टीम, अपने डॉक्टर्स की एक टीम बुलाई हुई है, किसी और प्रोविंस से उसने गालिबन वो टीम बुलाई हुई थी, उसने कहा वो आपको एग्जामिन करेंगे। तो वो इस चीज़ पे उनको कायल कर रहा था। जी आप ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, उनको बॉस के तौर पे देखना या उनके साथ काम करना, ये तजर्बा कैसा रहा? वो सख्त गिर हैं, वो नरम हैं, कैसा उनका? वो जी बहुत इंस्पायरिंग बॉस हैं, वो एक परफेक्शनिस्ट हैं, एक वर्कहोलिक हैं, और उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है इंसान को, क्योंकि वो जो है ना वो गो गेटर हैं, और वो एक चीज़ की ठान लें तो फिर उन्होंने शी मेक्स श्योर कि ये चीज़ हो, और वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। जिस चीज़ का मैं सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करता हूँ ना, जब आप उनसे इमर्जिंग टेक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किस तरह वो आपको मतलब कई लोग जो हैं वो आपको आउटराइटली आपको रिजेक्ट कर देते हैं ऐसी बात को ना, क्योंकि वो समझ नहीं आती। जब समझ नहीं आती तो रिजेक्शन हो जाती है, लेकिन वो नहीं, वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को फ्रॉम अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव समझती भी हैं और बहुत इनकरेज करती हैं। तो मतलब इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद हर। लेकिन ये एक आम तासुर ये था, जब मुझे भी पता चला जब वज़ीर आला पंजाब बनी, तो मैंने कहा कोई आराम से आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि भाई ठीक है, वो जो उनका ज़िंदगी आम ज़िंदगी थी। पता चला कि वो बड़े बर वक्त ऑफिस पहुँची और उन्होंने मीटिंग्स ली, और उसके बाद भी फिर हमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बताया कि जब वो स्लाइड्स लेके जाते हैं, कोई ब्रीफिंग देते हैं, तो कहते हैं कि यार ये तो टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, बीबी को इसका पहले से इल्म होता है और वो हमारी गलतियाँ निकाल रही होती हैं। तो क्या है, वो तैयारी करके मुकम्मल आती हैं, किसी से गाइडेंस, क्या चल रहा होता है? नहीं, वो माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग है, और जिस भी वो मीटिंग में जाती हैं शी कम्स फुली प्रिपेयर्ड जी। इसी वजह से जो आपने बात की ना, वो शुरू में शायद कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद, लेकिन जब उन्होंने 1-2 दफ़ा उनको देखा कि किस तरह वो किस कंप्लीट ग्रिप के साथ ऑन एनी सब्जेक्ट जिसके ऊपर मीटिंग हो रही है वो अपने आप को प्रिपेयर करके और समझ के चीज़ को आती हैं, तो फिर ऐसे बंदे को ना बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और फिर जब आपको पता लग जाए कि आप अपने बॉस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो फिर आपके ऊपर भी ये, फिर आप भी जो नीचे जितने लोग हैं वो फिर प्रिपेयर होके आते हैं। एक वो खौफ होता है कि अगर यार मैं कुछ ऐसी बात करूँगा तो फिर मेरी पकड़ हो जाएगी। तो ये आपकी हमने देखा, फिर इसहाक डार साहब की ख़ास तौर पे कि दाता साहब दरबार शरीफ से आप लोगों की बड़ी अकीदत है। हमने अक्सर देखा कि जी इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़ज़ाना भी थे, जब भी जिस भी ज़िम्मेदारी वो आते हैं, मज़ार शरीफ को जनाब गुसल दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो ये अकीदत किस तरह से है? क्या ये भी ज़रा थोड़ा लोगों तक पहुँचे कि मामला क्या है? डार साहब की जी, डार साहब को हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से जो उनकी एक एफिलिएशन है और जो एक जो इश्क है उनका,
वो उनको उनकी वालदा से विरासत में मिला। डार साहब के जो वालिद हैं वो डार साहब काफ़ी यंग एज में उनका इंतकाल हो गया था। तो डार साहब जो हैं वो आप समझ लें कि हज़रत अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने स्पिरिचुअल वालिद के तौर पे देखते हैं। वो उनके मेंबर से बड़ा, जिसे हम बोलते हैं फ़यूज़ व बरक़ात जो हैं वो समेटने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और वो उनकी काफ़ी अभी की नहीं, अब वो अगर वो लाहौर में हो तो वो रोज़ हाज़िरी देते हैं दरबार शरीफ पे, रोज़ फातह खानी के लिए जाते हैं। और ये सिलसिला जो है मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ये सिलसिला, वो शहर में है तो रोज़ उन्होंने आना है। वो शहर में है तो वो रोज़ जाते हैं जी, वो एक ज़रूर चक्कर लगाते हैं। तो वो डार साहब की और भी कोई मतलब मैं चूँकि ये उनका इस्तेकाक है कि वो खुद बताएं तो मैं वो कुछ, लेकिन उनके कुछ ऐसे लाइफ के अंदर ऐसे एक्सपीरियंसेस उनके हुए जिससे उनका ये जो प्यार है ना वो और ज़्यादा बढ़ गया। आपकी अपनी रूटीन क्या होती है? आप कितने बजे काम शुरू करते हैं, कितने बजे काम ख़त्म करते हैं, फैमिली को कितना टाइम देते हैं? मैं फ़ारूक भाई तकरीबन 8:45 के करीब मैं निकलता हूँ जी दफ्तर के लिए, और मैं बाय 9:30 आई एम इन दी ऑफिस। और फिर यूजुअली मेरी कोशिश यही होती है कि अनलेस वो कोई चीफ़ मिनिस्टर की मीटिंग हो या कोई साइट विज़िट हो, क्योंकि स्पेशल इनिशिएटिव्स के नीचे मेरे पास ये CBD NSIT वगैरह भी है जी, या कोई बाहर किसी ने कोई इन्विटेशन दिया हुआ है, 90% ऑफ द मीटिंग्स मेरे दफ्तर में ही होती हैं। तो क्योंकि वो एफिशिएंट रहता है जी, तो हमने वो आधे घंटे की यूजुअली स्लॉट्स बैक टू बैक बनाई होती हैं। बीच में सिर्फ नमाज का या अगर कभी कोई क्विक बाइट लेनी हो उसका वक्फ़ा होता है आधे घंटे का। उसके अलावा जब तक मैं वापस नहीं जाता तो यही रूटीन होती है। और जी वापस हम खाना जल्दी खा लेते हैं, तो मगरिब में घर जाके पढ़ता हूँ, और खाना हम खाते हैं, खाने के फ़ौरी बाद मगरिब पढ़ते हैं, और तो ये पूरा दिन जो है वो इसी तरह ही गुजरता है। तो क्या लगता है आपको कि कारोबार मुश्किल काम है या सियासत और ये अवाम की जो काम करना, इनकी खिदमत करना, सियासत करना, ये मुश्किल काम है? दोनों मुश्किल भी हैं जी और रिवॉर्डिंग भी हैं। इधर सियासत के अंदर ये है कि आप बड़े एक लार्ज स्केल पे लोगों का भला कर सकते हैं, आप नेक नीयती से और मेहनत के साथ काम करें, तो ये उस सेंस में ये रिवॉर्डिंग ज़्यादा है जी। एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ज़्यादा होती है, तो और आप बिल्कुल बेलॉस हो के बग़ैर किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के, मतलब मैं प्रो बोनो में काम कर रहा हूँ जी, तो ये खिदमत की नीयत से ये काम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं जी उसकी अपनी अपनी मुश्किलात भी हैं और अपना अपना रिवॉर्ड भी है। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है जी कि मैं एक लार्ज स्केल के ऊपर अपनी मुल्क के लिए एक इम्पैक्ट छोड़ जाऊं, कि जब मैं जाऊं तो लोग याद करें यार ये फ़लाँ शख्स था। आपने शुरू में बात की कि जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो कई दफ़ा एक बर्डन भी होता है, तो बर्डन इन द सेंस कि मेरी इसहाक डार साहब जैसे बंदे की लेगेसी है, प्रूव तो करना पड़ेगा कि भाई प्रूव करना जो है ना, अपनी एक वर्थ बनाना या अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, वो बाकी लोगों की बनिस्बत शायद 10 गुना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली डार साहब, आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया फ़ारूक भैया, तशरीफ़ लाए, वेरी काइंड, थैंक यू।